बेटा लास्ट टाइम जो है मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का फॉर्मेट बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कैसे बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ मुश्किल चीज़ें आती हैं, उनको कैसे कवर करना है वो आज सिखाऊंगा। तो कभी कभार क्या होता है, जैसे डिविडेंड है। डिविडेंड के अंदर मैंने आपको ये बताया था, एक होता है डिविडेंड पेड और एक होता है डिविडेंड प्रपोज्ड। मुझे बताया हम कौन सा वाला रिकॉर्ड करते हैं, डिविडेंड पेड रिकॉर्ड करते हैं या डिविडेंड प्रपोज रिकॉर्ड करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में, पेड वाला। ठीक है। और कभी कभार सवाल में वो क्या करता है, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड देता है। तो जो पेड होगा वो आएगा। इंटरिम क्या होता है, जो हमने साल में अनाउंस किया होता है और उसको पे भी किया गया होता है। और फाइनल क्या होता है, ज्यादातर हमने उसको अनाउंस किया होता है, जो हमारा प्रपोज होता है। तो अगर पिछले साल का फाइनल डिविडेंड होगा, मतलब पिछले साल हमने अनाउंस किया था और इस साल पे किया, तो वो तो आएगा। इस साल का हो तो डिपेंड करता है, अगर हमने वो पे कर दिया है तो वो आ सकता है, अगर हमने वो पे नहीं किया तो वो नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जरा कुछ चीज पे। डिविडेंड की जो पेमेंट होती है या डिविडेंड की जो कैलकुलेशन होती है वो दो तरीके से होती है। ठीक है। एक जो डिविडेंड की कैलकुलेशन है वो होती है डिविडेंड पर शेयर। एक जो डिविडेंड की कैलकुलेशन होती है वो होती है डिविडेंड पर शेयर। और एक जो डिविडेंड की कैलकुलेशन होती है वो डिविडेंड परसेंटेज में दिया होता है। मैं जरा आपको समझाता हूँ। फॉर सपोज हमारे पास 4 लाख शेयर है और एक शेयर जो है वो है $2 का। एक शेयर जो है $2 का। तो टोटल शेयर कैपिटल हमारे पास हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 4 लाख इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जरा एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। हमारे पास ये जो हमारे पास है ना, ये चीज कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। इसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। ये जो चीज है हमारे पास, जो आप देख रहे हैं, एक शेयर कितने का है, एक शेयर कितने का है, ये हमारे पास कहलाता है पार वैल्यू। ये हमारे पास कहता है नॉमिनल वैल्यू। ये हमारे पास कहलाता है फेस वैल्यू। मतलब एक शेयर की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, उसको हम कहते हैं, एक शेयर की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं। और ये जो चीज आप देख रहे हैं, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रही है हमारे पास, इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं इसको हम, वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब एक होता है हमारे पास, मैं अगेन अपनी बात रिपीट करूं, हमारे पास शेयर कैपिटल जो हम सोशी में लिखते हैं ना, वो ये लिखते हैं 8 लाख रुपए लिखते हैं। लेकिन ये 8 लाख कैसे आया, ये 8 लाख कैसे आया, इसके अगेंस्ट हमें पैसे कैसे मिले। तो अमूमन ये होता है, कंपनी क्या करती है, शेयर्स लोगों को देती है और हर शेयर की एक कीमत रखती है। उस कीमत को हम प्यार से क्या कहते हैं, पार वैल्यू कहते हैं, उसको फेस वैल्यू कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। ये उस शेयर की ओरिजिनल वैल्यू होती है जब वो कंपनी बनी थी। ओरिजिनल नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में 10 रुपए होती है, फॉरेन कंट्री में $10 होती है। ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। अब कंपनी, जाहिर सी बात है, कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं, तो कंपनी की मर्जी, वो जितने चाहे शेयर लोगों को इशू करे। तो कंपनी ने अगर 4 लाख शेयर इशू किए हैं और हर शेयर के बदले में $2 मिले हैं, तो जो टोटल अमाउंट कंपनी को मिला, जो टोटल अमाउंट जो कंपनी में इन्वेस्टेड है, वो कहलाता है हमारे पास वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। अगेन सुन लें, हम सर ये अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, वैसे सवाल में दिया होगा, वैसे सवाल में आपको अमाउंट दिया होगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, जो शेयर की क्वांटिटी होती है, जो नंबर ऑफ शेयर्स होता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं फेस वैल्यू के साथ, तो हमारे पास ये वाला अमाउंट आ जाता है। अब सर ये अमाउंट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसकी पीछे एक रीजन है। देखें, हमारे पास डिविडेंड दो तरह के होते हैं। एक होता है डिविडेंड इन परसेंटेज। उसने कहा कि हमने 5% डिविडेंड पे किया, 5% डिविडेंड हमने क्या किया है, पे किया है। 5% डिविडेंड हमने पे किया। द क्वेश्चन इज, ये 5% डिविडेंड पेड किस पे लगेगा, ये 5% किस पे अप्लाई होगा। तो जहन में बिठा लें, जो भी हमारा 5% है, जो भी हमारा 5% है, परसेंटेज हमेशा वैल्यू के ऊपर, परसेंटेज हमेशा किसके ऊपर लगता है बेटा, वैल्यू के ऊपर लगता है। तो जो भी हमारा 5% है, आपने क्या करना है, इस वैल्यू के ऊपर लगाना है। तो मेरा डिविडेंड कितना बनेगा, मैं 5% को
मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 8 लाख रुपए से। ये मेरे पास आ जाएगा कितना, आपके पास आ जाएगा 40,000, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ऐसे ही है बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 40,000। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? अगर डिविडेंड आपको परसेंटेज में दिया हुआ हो तो आपने क्या करना है, जो शेयर कैपिटल की वैल्यू है, जो आप सोशी में लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में लिखते हैं, आपने उस पर लगाना है परसेंटेज। यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर है? ठीक, चले मैं एक दो एग्जाम्पल और दूंगा तो तब जाके और भी क्लियर हो जाएगी, परेशान होने को बात नहीं। दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ, डिविडेंड का दूसरा केस क्या होगा, आपको वो डिविडेंड पर शेयर देगा, पर शेयर। ठीक है, एक होता है शेयर कैपिटल टोटल वैल्यू, और एक होता है नंबर ऑफ शेयर, दोनों में फर्क है, ये आप देख सकते हैं, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये हमारे पास उसकी टोटल वैल्यू है, टोटल मालियत है। तो समटाइम पेपर में करेगा वो आपके सामने क्या करेगा, वो करेगा फॉर सपोज वो कहेगा हमने डिविडेंड दिया है $0.3 पर शेयर। वो सवाल में कहता है हमने डिविडेंड दिया है $0.3 पर शेयर। अब सर क्या होगा, अब सर क्या होगा, अब ये पर शेयर है, ये पर शेयर है, तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इससे नहीं करेंगे बेटा, ये पैसे हैं टोटल जो लगे हुए हैं, और ये डिविडेंड पैसों पे नहीं मिल रहा, ये डिविडेंड मिल रहा है नंबर ऑफ शेयर पे। यानी जिसके पास एक शेयर होगा उसको 0.3, जिसके पास दो शेयर होंगे उसको 0.6, जिसके पास तीन शेयर होंगे उसको 0.9। तो सर ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई होगा। तो सर इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, 0.3 इंटू 4 लाख, 0.3 इंटू 4 लाख। सर ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा 60,000 आ जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, नहीं बल्कि ज़्यादा आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.140, 12,000 आ जाएगा। यहाँ तक मेरे साथ है गाइस? 1,20,000 नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ 1,20,000 ही आएगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक मेरे साथ है गाइस, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आई नो थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही होगी, कोई बात नहीं, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर सपोज हमारे पास 2 लाख शेयर्स थे, हमारे पास 2 लाख शेयर्स थे, और एक शेयर की जो फेस वैल्यू थी वो थी $1.5, $1.5। सर इसको मल्टीप्लाई करें $1.5 से, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 लाख, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, अच्छी तरह गौर से सुनिए, ये कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। ये जो चीज है ना, ये हमारे पास ये कहलाती है टोटल शेयर कैपिटल, ये वैल्यू कहलाता है, और ये चीज इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। मेरा आपसे सवाल है, पेपर में सवाल आया, नंबर 1 केस कि डिविडेंड जो है वो हमने पे किया है कितना, 10%, 10% डिविडेंड वॉज पेड। तो मुझे बताएं डिविडेंड की अमाउंट कितनी होगी, 10% डिविडेंड वॉज पेड, बताएं कितनी अमाउंट होगी डिविडेंड की, डिविडेंड की अमाउंट कितनी होगी भाई? सर बहुत आसान है, आपने क्या करना है, अगेन हम इस पे लगाएंगे बेटा, इस पे। तो सर वो कितना है हमारे पास, 3 लाख, 3 लाख को मल्टीप्लाई किया हमने 10% से, ये आ जाएगा आपके पास, और सॉरी ये आ जाएगा 30,000, 30,000 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया डिविडेंड। अच्छा जी, सर दूसरा केस, दूसरा केस आपको वो कहता है पेपर में कि, पेपर में कहता है कि डिविडेंड जो हमने पे किया था वो बनता है 0.01। अच्छा यहाँ सेम आंसर आएगा वैसे, 0.01 पर शेयर, 0.01 पर शेयर। अब सर ये किस पे लगाना है, ये 0.01 पर शेयर किस पे लगाना है, ये नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर है, ये नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर है। तो ये हमारे पास टोटल मालियत है, टोटल वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स है। अच्छा इसमें आंसर चेंज आएगा बेटा जी, तो किस पे लगाएंगे बेटा? बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप टेंशन नहीं लें, फंसी बेटा, मैं दोबारा इसको समझाऊंगा, कोई टेंशन, आप पहले सुन लें अच्छी तरीके से, गौर से समझ लें, एक दो एग्जाम्पल देखेंगे तब जाके बात क्लियर होगी बेटा। जी, मुझे बाकी लोग बताएं क्या आंसर आएगा। सर बहुत आसान है सर, सर बहुत आसान है सर। सर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं बेटा, देख लें, यहाँ जो डिविडेंड दिया जा रहा है पर शेयर के ऊपर दिया जा रहा है, पर शेयर्स, मतलब हमें नंबर ऑफ शेयर्स देखने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स देखने हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा, 2 लाख हैं, हम 2 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 से,
ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, अल्लाह भला करे, 2000 आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास 2000 आंसर आ जाएगा। यहाँ तक मेरे साथ है गाइस? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोगों को ये नंबर ऑफ शेयर्स का और ये वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, देखिए गाइज, एक होते हैं आपके आपके पास, फॉर सपोज आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके पॉकेट में कितने नोट है? चलो, आपके पॉकेट में कितने नोट है? तो फसी ने कहा कि सर मेरे पास 1000 के नोट है। फसी ने कहा मेरे पास 1000 रुपए के नोट, बल्कि फसी ने कहा मेरे पास 100 नोट हैं 500 वाले। 100 नोट हैं 500 वाले। फसी ने कहा मुझे कि सर मेरे पास 100 के करीब नोट है 500 वाले। ठीक है सर, टोटल पैसे कितने हैं? मैंने अगला सवाल किया, ये बताओ टोटल पैसे कितने हैं? तो फसी ने क्या किया, 100 को मल्टीप्लाई किया 500 के साथ। तो मुझे बताएं 100 इंटू 500 कितना आ जाएगा सर? ये हमारे पास हो जाएगा 50,000। ठीक है, गौर से सुनिएगा। मैंने फसी से कहा बेटा फसी मुझे बताओ तुम्हारे जेब में कितने नोट हैं? तो फसी ने कहा सर मेरे पास जेब में 100 नोट हैं और हर नोट 500 वाला है, हर नोट 500 वाला है। तो मैंने फसी को कहा ये 100 क्या है सर? ये 100 क्वांटिटी है जो आपकी जेब में मौजूद है, और ये 500 क्या है? जो आपके पास नोट पड़ा हुआ है, उस नोट की ओरिजिनल वैल्यू है, उस नोट की फेस वैल्यू है। और सर ये 50,000 क्या है? ये टोटल पैसे बनते हैं जो आपकी जेब में पड़े हुए। सर ये 50,000 कैसे आया? ये 100 को 500 से मल्टीप्लाई करके आया। सेम एज शेयर में भी ये सीन होता है। शेयर में भी ये सीन होता है कि अगर हमने 1 लाख शेयर्स दिए हैं, हमने 1 लाख शेयर्स दिए हैं और एक शेयर है 0.5 का, 0.5 का। ठीक है, ये जो है हमारे पास, ये शेयर की फेस वैल्यू है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या शेयर की क्वांटिटी है, नंबर ऑफ शेयर्स है। सर इस 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, अब आपने बताना है, मुझे हेल्प करनी है। नंबर 1 केस, मुझे बताएं अगर मैंने डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड पेड वाज 5%, तो क्या आंसर आएगा? और कहे कि डिविडेंड पेड वाज $0.1 पर शेयर। दोनों में फर्क है। ठीक है बेटा, क्या आंसर आएगा जी? सब बताएं बेटा, मैं सबकी पार्टिसिपेशन चाह रहा हूँ। मैं कोई संजना, देवदास, अमीर, हमजा, इनको तो नहीं पढ़ा रहा बेटा, सबको पढ़ा रहा हूँ। फसी बेटा मुझे आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए। फसी, जितने भी चीते बैठे हुए ना क्लास के अंदर, मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए बेटा। फातिमा बेटा 2500। जी, पहले का आंसर बताओ कितना आ रहा है? अरसलान बेटा माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने नाजुक हाथों से लिख सकते हैं चैट के अंदर मैसेज। जी बेटा, जी पहले का आंसर बताएं। डिविडेंड पेड वाज 5%। बी क्विक गाइस, बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करें बेटा। सही बता रहे हैं बेटा, बहुत आला बेटा। 5% किसके ऊपर लगाएंगे? 5% लगाएंगे किसके ऊपर? 50,000 के ऊपर लगाएंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,500। ठीक है बेटा, आई होप कि यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी सर। सर दूसरे केस में आ जाए, अमीर अफजा लेवल है आपका। दूसरे केस में आ जाए, वो कह रहा है डिविडेंड पेड वाज 0.1 पर शेयर। डिविडेंड पेड वाज 0.1 पर शेयर। सर यहाँ क्या करेंगे? यहाँ 0.1 को मल्टीप्लाई किससे करें सर? मल्टीप्लाई इससे करें या इससे करें? वो बोला है पर शेयर, पर शेयर। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा? 1 लाख से करेंगे। तो हमने 1 लाख से उसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया 10,000 डिविडेंड आ गया। यहां तक मेरी बात क्लियर है? अच्छा, अब सुनना, पेपर में कभी कभार क्या करता है, वो आपसे डिविडेंड मालूम करने के बजाय आपसे डिविडेंड का रेट पूछेगा। तो एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ लिख लो अपने पास। आपको बोलेगा डिविडेंड का, डिविडेंड था कितना, कितना परसेंट था, ये डिविडेंड ने क्या दिया था। तो एक फॉर्मूला याद रखना हमेशा। अगर डिविडेंड पर शेयर है ना, तो ये होगा नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड। सर आपकी बात समझ में नहीं है, मैं जरा समझाता हूँ बेटा। देखिए, हमने टोटल डिविडेंड पे किया है फॉर सपोज 10,000। टोटल डिविडेंड पे किया है फॉर सपोज 10,000, मैं इसकी बात कर रहा हूँ।
और अब मैं आपको बोलता हूँ हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स टोटल थे वो कितने थे, 1 लाख थे, 1 लाख थे। ये बताएं डिविडेंड पर शेयर कितना है, फाइंड कर सकते हैं बेटा? सर बहुत आसान है, आप 1 लाख को वहां ले जाएं, तो हम 1 लाख को वहां ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1 पर शेयर। तो ये ख्याल कीजिएगा, पेपर में बजाय आपसे डिविडेंड कैलकुलेट करने के, वो आपको टोटल डिविडेंड दे देगा, वो आपको नंबर ऑफ शेयर्स दे देगा और बोलेगा डीपीएस बताओ। सेम एज ऊपर वाला भी नोट कर लें सर। ऊपर वाले में सर क्या हो रहा है, हम क्या करते हैं, जो हमारा शेयर कैपिटल होता है, जो टोटल उसकी वैल्यू होती है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, परसेंटेज से। तो हमारे पास क्या आता है, टोटल डिविडेंड आता है। वो पेपर में क्या करेगा, वो पेपर में आपको बोलेगा मैंने टोटल डिविडेंड पे किया है 2,500, टोटल डिविडेंड पे किया 2,500, और जो हमारा शेयर कैपिटल बनता था, जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड था, वो बनता था 50,000। ये बताओ डिविडेंड की परसेंटेज क्या होगी? तो सर हम क्या करेंगे, 2,500 को वहां ले जाएंगे, ओ सॉरी 50,000 को वहां ले जाएंगे, 50,000 डिवाइड हो जाएगा, दूसरा ये परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 5%। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? तो पेपर में आपसे वो डिविडेंड की परसेंटेज भी मालूम कर सकता है, डिविडेंड पर शेयर की कैलकुलेशन पूछ सकता है। फातिमा बेटा आप बताएं, आपको बातें क्लियर हो रही हैं? जी गाइस, ओके चलें, अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, पेपर में बहुत आसान सवाल आते हैं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपके ऊपर, इस सवाल आए ही नहीं, बहुत कम आए, कोई एक आया होगा, 10 में से कोई एक या 2 आए होंगे। तो पेपर में बहुत आसान सवाल आते हैं। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सुन लें। अच्छा, पेपर में आसान सवाल आते हैं, पेपर में कैसे आते हैं, पेपर में लिखे होंगे हमारे पास 1 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर $1 का है, तो सर टोटल वैल्यू कितनी बनी, 1 लाख बनी। कभी पेपर में ऐसा सवाल आ जाए ना कि एक शेयर आपके पास $1 का हो, तो इसमें पता है फायदा क्या होता है, ये दोनों वैल्यू सेम होती है, तो चाहे परसेंटेज में आंसर दिया हो चाहे डिविडेंड पर शेयर हो, आपके पास आंसर सेम आएगा। देख लें आप, मैं आपको लिखवा देता हूँ। फॉर सपोज वो कहता है डिविडेंड हमारे पास कितना है, डिविडेंड हमारे पास 5% है, तो आप ये 5% इस पे लगाएं या इस पे लगाएं, आंसर सेम आएगा, क्योंकि यहाँ है ही एक शेयर $1 का। तो जब एक शेयर $1 का हो तो टेंशन नहीं लिया करें, फिर तो किसी भी लग जाए आंसर सेम आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लिया करें अगर एक शेयर $1 का हो। लेकिन जब सवाल में एक शेयर $1 का नहीं हो तो फिर थोड़ा ख्याल करना है बेटा, फिर थोड़ा दिमाग लगाना है, फिर थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से वो आपको बोलता है डिविडेंड जो पर शेयर है हमारे पास वो है $0.2, डिविडेंड जो हमारे पास पर शेयर है वो $0.2। तो अगेन ये 0.2 में इस पे लगाना है वैसे, लेकिन अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते तब भी आंसर सेम आएगा। 0.2 इंटू 1 लाख हो जाएगा 20,000, 0.2 इंटू 1 लाख हो जाएगा 20,000। आंसर क्या आएगा आपके पास, क्या होगा, सेम आएगा दोनों सूत्रों में, अगर एक शेयर $1 का है। तो पेपर में ज्यादातर ऐसे ही सवाल होते हैं जिसमें एक शेयर होता ही 1 का, एक शेयर होता ही 1 का है, तो आप किसी भी लगाएं आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर पेपर में सवाल आ जाए एक शेयर $1 का नहीं हो, 1.5 का हो या 0.5 का हो या 2 का हो, तो आपने क्या करना है बेटा, एहतियात करनी है, ठीक है। यहां तक मेरी बातें क्लियर है सबको, ताकि हम सवाल की तरफ चले जाएं बेटा। जी गाइस, मुझे बताना है अगर आपको बातें क्लियर हो तो मैं सवाल की तरफ जाऊं। एक मिनट कीजिएगा, मैं सवाल ओपन कर लेता हूँ, कर लेते हैं आज। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर बी लिमिटेड एट 31 अगस्त 2018। ये जो हाईलाइट किया ना, मैंने क्वेश्चन की वजह से किया, ये क्वेश्चन है जो आपका हाईलाइटेड है, ठीक है। ये आपको सवाल में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बना के दी हुई है, बना के दी हुई है, आप देख लें, आपको बेसी बनानी पड़ेगी। ऑर्डिनरी शेयर्स, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, और फिर उसके बाद टोटल आता है। नीचे आपके पास दूसरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है सर। फिर उसने आपको बोला है कि हमने क्या किया, 3 लाख शेयर और इशू किए थे, ठीक है सर। पहला सवाल, एक्सप्लेन व्हाई द डिबेंचर आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। सर डिबेंचर क्या होता है, हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी मूवमेंट इन इक्विटी बताता है, मूवमेंट इन इक्विटी मतलब कैपिटल बता रहा होता है। तो ये तीनों चीजें क्या है, आपकी इक्विटी का पार्ट होती हैं, ये हमारा कहलाता है टोटल इक्विटी, ठीक है। तो
यहाँ इक्विटी आता है, कैपिटल आता है, वो चीज आती है जिसपे ऑनर का राइट हो, जबकि डिवेंचर क्या होता है, वो लेंडर का राइट होता है, ऑनर का राइट नहीं होता, तो ये नहीं आएगा इसके अंदर से। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी से नहीं आएगा। दूसरी बात, वो बोला है कैलकुलेट द डिविडेंड पेड ऑन ऑर्डिनरी शेयर फॉर द ईयर पर ऑर्डिनरी शेयर, मतलब वो आपको बोला है डीपीएस बताओ, क्या बताओ, डीपीएस बताओ, डिविडेंड पर शेयर बताओ, डिविडेंड पर शेयर बताओ, ये कैलकुलेट करो सर। सर इसके लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। नंबर वन, हमने डिविडेंड कितना पे किया है वो लिखा हुआ है 21,000। दूसरी चीज हमें ये चाहिए होती है कि हमारे पास शेयर कैपिटल कितना है, वो उसने आपको दिया 1.5 लाख, वो उसने आपको दिया 1.5 लाख। एक शेयर कितने का था नहीं बताया हुआ, हम अज्यूम करेंगे एक शेयर कितने का है, 1 रुपए का है, हम अज्यूम करेंगे। ठीक है, नॉर्मली अगर आपको फेस वैल्यू नहीं दी हुई तो हम अज्यूम करते हैं एक शेयर कितने का, $1 का। जी बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट वेट कीजिएगा। देयर इज अ प्रॉब्लम सर, देयर इज एन इशू। सर इशू क्या है सर? बेसिकली उसने बोला हुआ है यहाँ नीचे हमने 3 लाख शेयर इशू किए थे, और ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो 1.5 लाख आ रही है सर। गौर से सुनिएगा बेटा, हमने 3 लाख शेयर इशू किए हैं। ठीक, अच्छा छोड़ दे, वो तो हो गया, मैं खामा फेस वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, फेस वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, और हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 1.5 लाख आ रही है। इट मीन्स एक शेयर कितने का होगा, 0.5 का होगा। अच्छा, इसको फाइंड करने की हमें जरूरत नहीं है वैसे, इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है हमें। जो असल चीजें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सर डिविडेंड पर शेयर कैसे आता है, गौर से सुनना है, मैंने अभी बताया आपको। ये रहा, ये फॉर्मूला है। डिविडेंड पर शेयर के लिए हमें चाहिए होता है नंबर ऑफ शेयर्स, और दूसरा हमें चाहिए होता है डिविडेंड कितना हमने पे किया है। ठीक है, अब यहाँ आ जाए, नंबर ऑफ शेयर कहाँ है, ये रहे, नीचे लिखे हुए नंबर ऑफ शेयर हमारे पास कितने हैं, 3 लाख। ठीक, और हमने डिविडेंड कितना पे किया है वो यहाँ आ रहा है 21,000। तो क्या ख्याल है, हो जाएगा सवाल? सर कैसे होगा जरा बताएं, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, हम 3 लाख हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे डीपीएस से, इज इक्वल टू हम लिखेंगे डिविडेंड पेड, वो कितना है 21,000। सर आपने ये वाली वैल्यू क्यों नहीं ली? तो बेटे हम तब ये वाली वैल्यू लेते हैं, हम तब ये वाली वैल्यू लेते हैं जब हमारे पास डिविडेंड क्या हो, परसेंटेज में। और दूसरी बात, अगर एक शेयर $1 का होता ना तो मैं ये वाली वैल्यू ले लेता, कोई मसला ही नहीं था। लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि हमने 3 लाख शेयर इशू किए हैं, पैसे हमारे पास आ रहे हैं 1.5 लाख, इसका मतलब एक शेयर कितने का है, 0.5 का। और आप खुद देख सकते हैं ये शेयर कैपिटल की वैल्यू है और ये हमारे पास नंबर ऑफ शेयर, दोनों में डिफरेंस है। तो डिविडेंड पर शेयर में हमेशा उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर किया जाता है, वैल्यू कभी नहीं किया जाता। ये वैल्यू है, ये उसकी मालियत है टोटल शेयर्स की। आप देख सकते हैं अगर हमारे पास 3 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर 0.5 का है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 1.5 लाख आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, मुझे बताएं क्या आंसर आएगा इस। सर डिविडेंड पर शेयर कैसे निकलेगा, आप 21,000 लिखें और 21,000 से डिवाइड करें किसको, 3 लाख को। ठीक है, ये वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सर मुझे बताएं क्या आंसर है अभी, कोई गाइस? परसेंटेज में आंसर नहीं देना बेटा, ये डिविडेंड पर शेयर है। परसेंटेज तो वहां आता है जहां पर क्या नाम है आपके पास वो हो, क्या बोलते हैं, रेट हो, मतलब आपको बोला हुआ हो क्या नाम है आपका परसेंटेज में फाइंड करना है, इसमें आता है बेटा। तो ये परसेंटेज ही परसेंटेज थोड़ी बोल रहा है, ये आपको डिविडेंड पर शेयर बोल रहा है, देख लें बकायदा, इसने आंसर में बोला हुआ, ये देखें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.07, मेरे ख्याल से यही आंसर आ रहा है बेटा, सबके पास यही आंसर आ रहा है। ओके गाइस, ठीक ठीक है, ओके। उसके बाद बेटा वो कह रहा है कि प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोइंग द इक्विटी इन लायबिलिटी। ये मैंने सुबह बताया था आपको, मेरी वीडियो बनी है, इसमें मैंने बताया था। पेपर में ज्यादातर जो सवाल आएगा वो ये आएगा, बोलेगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज को दिखाओ कैसे शो करते हैं। तो एसएफपी में हम क्या करते हैं, गौर से सुनना है, मैं कलरिंग करता जा रहा हूँ बैठकर। एसएफपी में हम क्या करते हैं, एसएफपी के अंदर हम लोग, अगर फोर्स में एसएफपी बना रहा हूँ 3 कॉलम है, सबसे पहले हम इक्विटी में क्या करते हैं, शेयर कैपिटल लिखते हैं। इक्विटी में हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल लिखते हैं, और उसकी क्लोजिंग वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्लोजिंग वैल्यू, जो आपकी सोशी में आई थी, तो वो कितना है हमारे पास, 1.5 लाख में लिख दिया सर। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, उसके बाद बेटा क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे आपका जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है हमारे पास, 90,000 मैंने लिख दिया सर।
उसके बाद बेटा क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे आपका अल्लाह भला करे रिटेनिंग क्लोजिंग बैलेंस, वो कितना है 1,14,000 हम लिख देंगे सर। और इसका टोटल करेंगे, जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या कहलाएगा, वो टोटल इक्विटी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बेटा, टोटल इक्विटी कहलाएगा। वो आपके पास वैसे ही सवाल में गिवन है। तो टोटल इक्विटी कितनी आ रही है हमारे पास, 354,000, ठीक है 354। सर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी आएगी। नॉन करंट लायबिलिटी में ये आएगा आपके पास 50,000 का डिबेंचर, मैं लिख लेता हूँ। सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद करंट लायबिलिटी आएगी। अच्छा नॉन करंट लायबिलिटी में एक और चीज भी आएगी सर, एक और चीज भी आएगी, देख लेता हूँ। ये नहीं आएगा, ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे बताए लोन का क्या करेंगे, वैसे इसका क्या करेंगे, आप लोग क्या कहते हैं। हमारा साल एंड हो रहा है अगस्त 2018 में। हमारा साल एंड हो रहा है अगस्त 2018 में। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब वो होता है जो 12 महीने के बाद पे करनी होती है, जो 12 महीने के बाद क्या करनी होती है, पे करनी होती है। और करंट लायबिलिटी वो होती है जो 12 महीने के अंदर पे करनी होती है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास बैंक लोन है, ये हमें पे करना है कब, 31 मई 2019 को पे करना है, 31 मई 2019 को पे करना है। और हमारा साल एंड हो रहा है अगस्त 2018, मतलब विद इन 12 मंथ्स इसको पे करना है, विद इन 12 मंथ। तो ये करंट लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है बेटा, ये ख्याल कीजिएगा। आंसर आपका हो सकता है सेम आए टोटल करके, लेकिन चीजों को सही जगह लिखना जरूरी है बेटा। तो सर हम करंट लायबिलिटी में जाएंगे, ट्रेड पेबल लिखेंगे, कितना है सर 73,000। उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट ओविंग है, जनरल एक्सपेंस ओविंग है। हम अदर पेबल में इन दोनों को टोटल करके लिखेंगे, 4,800 और 5,300 टोटल करके लिखेंगे सर। ये हो जाएगा आपका 9,000, 9,800, 10,200। सर इसके बाद क्या करेंगे, हम बैंक लोन लिखेंगे, वो कितना है 40,000, ठीक है। और इसको टोटल करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है बेटा। ये मैंने सुबह की वीडियो में भी ये चीज बताई है कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज का सेक्शन कैसे बनेगा, ये मैंने सुबह भी बताया, ठीक है गाइस। अच्छा आगे चलते हैं सर। अच्छा ये सवाल उसने पूछे, मैं कल बताऊंगा आपको इंशाल्लाह कि हम जनरल रिजर्व क्यों बनाते हैं, थ्योरी वगैरह कल मैं कवर करूंगा, ठीक है। दो डिफरेंस बताएं ऑर्डिनरी शेयर के दरमियान, प्रेफरेंस शेयर के दरमियान, इसके बारे में या फिर आपने कंपनी में प्रेफरेंस शेयर। सर दोनों में फर्क क्या है, देखिए ये जो ऑर्डिनरी शेयर होता है ना, इस पे डिविडेंड वेरी करता है, इस पे डिविडेंड वेरी करता है। वेरी करने का मतलब हम कभी 2% दे दें, हम कभी 3% दे दें। सर ओपी कहाँ है सवाल में, अदर पेबल कहाँ है सवाल में, ठीक है, ये पूछ रहे हो तुम मुझसे। देखो बेटा मैंने अदर पेबल सवाल में नहीं दिया हुआ, सवाल के अंदर ये लिखा हुआ है डिबेंचर इंटरेस्ट ओविंग, जनरल एक्सपेंस ओविंग। इन दोनों को प्यार से हम क्या कहते हैं बेटा, अदर पेबल कहते हैं। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था ऑर्डिनरी शेयर में जो डिविडेंड होता है वो वेरी करता है, कभी 2% देते हैं, कभी 3% देते हैं, कभी 4%, कभी देते ही नहीं है। जबकि प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड फिक्स होता है। थ्योरी इसकी बड़ी कॉमन है बेटा, ठीक है सर। सर दूसरी बात ऑर्डिनरी शेयर वाले क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। ऑर्डिनरी शेयर वाले क्या हो सकते हैं, इलेक्ट हो सकते हैं एज अ डायरेक्टर। मतलब कंपनी को कौन चलाएगा, डायरेक्टर चलाएगा। तो ऑर्डिनरी शेयर्स में से ही बंदा निकलता है डायरेक्टर के लिए। ऑर्डिनरी शेयर्स जितने बाई किए होते हैं वही जाके कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है थ्रू इलेक्शन, मेजोरिटी वोट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बस मजे करने होते हैं, मतलब डिविडेंड लेना होता है, मतलब बस वो डिविडेंड का हकदार होता है। वो वोट नहीं कर सकता, वो इलेक्ट नहीं हो सकता। जब वोट नहीं करेगा तो इलेक्ट भी नहीं कर सकता सर। एंड तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब कंपनी लिक्विडेट होगी, कंपनी खत्म हो जाएगी, तो जब कंपनी शट डाउन हो जाएगी, बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, तो पैसे वापस किए जाते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर को सिर्फ प्रेफरेंस शेयर क्यों कहा जाता है, इसको प्रेफरेंस हासिल है ऑर्डिनरी शेयर के ऊपर। सबसे पहले पैसे इसको दिए जाएंगे, मतलब वैसे तो पैसे लाइबिलिटीज वालों को दिए जाते हैं, जिन लोगों से उधार लिया होता है उनको दिए जाते हैं। जब सारा उधार खत्म हो जाए, हमारे पास कैपिटल रह जाए, तो कैपिटल में सबसे पहले पैसे वापस किए जाएंगे प्रेफरेंस शेयर को, देन आखिर में इसको ऑर्डिनरी शेयर को दिए जाएंगे। तो ऑर्डिनरी शेयर आर सेटल्ड इन लास्ट, ऑर्डिनरी शेयर्स आर सेटल्ड इन लास्ट इन लिक्विडेशन। जब कंपनी क्या होगी, खत्म होगी, तो इनको लास्ट में सेटल किया जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रायोरिटी हासिल होती है इन सेटलमेंट, प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रायोरिटी हासिल होती है इन सेटलमेंट। यहां तक बातें क्लियर है मेरी।
अच्छा, बाकी बहुत सारी चीजें रहती है, मुझे कल करवानी है बेटा। कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर क्या है, नॉन कम्युनिटिव क्या है। जी बेटा, मुझे पहले ही पता है, यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हैं। ओके, चलें ये वाला पार्ट भी कर लेते हैं सर। ये कम्युनिटिव क्या होता है, नॉन कम्युनिटिव क्या होता है, ये भी सिखा देता हूँ। देखें, जब भी कभी आप जिंदगी में प्रेफरेंस शेयर देखेंगे ना सवाल में, आ रहा कम है पेपर में, आ रहा नहीं है वैसे, आने के इम्कान कम है, थ्योरी है इसकी। प्रेफरेंस शेयर में यूं इसके आगे लिखा होता है 6%, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर एट $1 ईच, और यहाँ आ जाएगा 1 लाख। और से देखना, हमारे पास 1 लाख शेयर है, एक शेयर ₹1 का है, और टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख आ गई। गौर से देखना सर, ये परसेंटेज क्यों लिखी हुई है, इनका डिविडेंड फिक्स होता है। तो ये 6% क्या बताता है कि हम हर साल इनको 6% देंगे, हर साल उनको डिविडेंड 6% देंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब सुनना गौर से, अब 100 गौर से सुनना बेटा। सर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर की दो किस्में होती हैं, एक होता है कम्युलेटिव और एक होता है नॉन कम्युलेटिव। इसकी एमसीक्यूज आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए मैं करा रहा हूँ सर। कम्युलेटिव क्या होता है, कम्युलेटिव क्या होता है कि उसका डिविडेंड अक्यूमुलेट होता रहता है। जी 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 बेटा, जी जी बिल्कुल सही बता रही हैं बेटा, हाँ जी बेटा। इसका जो डिविडेंड है, इन केस अगर डिविडेंड अनपेड होता है, then it would be paid in following year, then it would be paid in मतलब वो डिविडेंड एक्सपायर नहीं होगा। तो अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस का मतलब क्या है, अगर इसको डिविडेंड पे नहीं होता तो वो नेक्स्ट ईयर जाके मिलेगा। सर समझ में बात नहीं है, जरा समझाएं। देखें, ये 2018 है, ये 2019 है, ठीक है। 2018 में हमें प्रॉफिट इतने खास नहीं हुए, तो हमने क्या किया, हमारे पास ये जो ऊपर आ रहा है ना 1 लाख जो आ रहा है, ये हमारे पास कम्युलेटिव है, फॉर सपोज कम्युलेटिव है, 6% कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है ये, ठीक है। तो उनको हमने डिविडेंड नहीं दिया, हमने कहा लॉस थे तो कहाँ से थे, डिविडेंड देने के लिए प्रॉफिट एंड कैश का होना जरूरी है, तो हमने इनको नहीं दिया। अच्छा जी, अब 2019 आया, अब 2019 में माशाल्लाह से अच्छे खासे प्रॉफिट हुए। 2019 में प्रॉफिट हो गया कितने का, 60,000 का प्रॉफिट हो गया, कैश भी हमारे पास अच्छा खासा था। तो अब जब 2019 में हम डिविडेंड देंगे, 2019 में हम डिविडेंड देंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, ये कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है फॉर सपोज, तो हम 2018 का डिविडेंड भी देंगे और 2019 का भी इसको देंगे, मतलब 2 साल का डिविडेंड देंगे, इस साल का भी देंगे और पिछले साल का भी देंगे। क्या मतलब, आप 6% निकालें 1 लाख का सर, तो ये आ जाएगा 6,000, तो 6,000 हम 2018 वाला देंगे और 6,000 हम क्या करेंगे 2019 वाला देंगे, मतलब दोनों सालों का डिविडेंड मिलेगा किसको, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो अगर कोई डिविडेंड अनपेड होता है तो वो नेक्स्ट ईयर पे हो जाएगा अगर प्रॉफिट अच्छे हुए। सर नॉन कम्युलेटिव में क्या होगा, नॉन कम्युलेटिव में उसको सिर्फ उसी साल का मिलेगा, जो डिविडेंड नहीं मिला नहीं मिला, वो एक्सपायर हो गया, वो एक्सपायर हो गया। तो नॉन कम्युलेटिव में अगर यही हमारे पास ऊपर नॉन कम्युलेटिव होता और हमने 2018 में डिविडेंड नहीं दिया होता, तो 2019 में नॉन कम्युलेटिव वाले को सिर्फ 2019 का ही डिविडेंड मिलेगा, मतलब 6% ऑफ 1 लाख बस। कम्युलेटिव वाले को ये फायदा है कि 3 साल तक उसको डिविडेंड नहीं मिला, तो चौथे साल में पिछले 3 सालों के डिविडेंड भी मिलेंगे और चौथे साल का भी मिलेगा, मतलब 4 डिविडेंड एक साथ मिलेंगे उसको। जितना अनपेड होगा वो आगे प्लस होता जाएगा, जमा होता जाएगा, वो आगे उसको मिल जाएगा। यहां तक मेरी बातें क्लियर है बेटा? ओके बेटा, तो ये आखिरी सवाल है, बस कर लेते हैं। सर ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड पेड ये कहाँ पर आता है सर, ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। डिविडेंड जो होती है वो ऑनर की एडजस्टमेंट होती है, इक्विटी की एडजस्टमेंट होती है, तो ये इसमें कभी नहीं आएगा सर। सर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में आता है, यस सर। एसओएफपी में आता है सर, क्या ख्याल है? आप डिविडेंड पेड एसओएफपी में नहीं लिखते, वो ऑलरेडी बैंक से माइनस हो चुका होता है सर। डायरेक्टर सैलरी इन तीनों में से कहाँ पर आएगा सर? डायरेक्टर सैलरी एक्सपेंस है बेटा, इनकम स्टेटमेंट में आएगा। अदर रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल कहाँ पर आएगा बेटा? कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस में अदर रिसीवेबल लिख के दिया उसने, मैंने सुबह भी सवाल कराया उसमें अदर रिसीवेबल में दिया था, तो सर ये कहाँ आएगा, ये एसओएफ के ऊपर आएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही सही है। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, मैं सुबह भी क्लास लूंगा 12 बजे, और कल जो है शाम को भी 7:40 पे क्लास लूंगा। कल शाम को मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा इसके, और सुबह इसकी थ्योरी के जो बाकी पार्ट है वो करवा दूंगा।
तो कल आपने दोनों क्लासों में आना है, सुबह 12 बजे भी आना है और 7:40 पे भी आना है कल। कल मैं एमसीक्यूज़ करवाऊँगा सारे इसके। ठीक है बेटा? अल्लाह हाफ़िज़ और सवालात भी कराऊँगा, ठीक है बेटा? अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। वीडियोज़ देख लीजिएगा बेटा।